ये स्टोरी है यूजी की, जो छोटी सी एज से ही अपने फादर से रोज डांट और मार खाता क्योंकि वो अपनी बहन कज़ुकी जैसा टैलेंटेड और स्मार्ट नहीं है। कज़ुकी बहुत छोटी एज से पेंटिंग और स्केचेस बनाया करती थी। कज़ुकी की पेंटिंग लाखों में बिकती थी और कज़ुकी की वजह से उसकी फैमिली बहुत ही मजे से रहती थी। यूजी अक्सर अपनी बहन को इग्नोर करता था क्योंकि वो उस जैसा स्मार्ट और टैलेंटेड नहीं था। कज़ुकी अपने भाई के अकेलेपन को दूर करना चाहती थी। कज़ुकी उसकी इकलौती दोस्त बन गई जो उसके साथ खेलती सुबह से शाम तक, यहाँ तक कि कज़ुकी अपने भाई को पेंटिंग बनाना भी सिखाना चाहती थी। मगर उनका फादर हमेशा यूजी को एक डिसअपॉइंटमेंट समझता और कभी उसके काम की तारीफ नहीं करता। कुछ साल गुजर गए और कज़ुकी ने अपने भाई की खातिर अपना टैलेंट अपने पेरेंट्स से बिल्कुल ही छुपा लिया ताकि वो यूजी को बुरा भला ना कह सके। कज़ुकी अक्सर यूजी के साथ बैठ के टाइम स्पेंड करती और यूजी से कहती कि तुम हमारे फादर की तरह कभी मत बनना। कुछ टाइम गुजरने के बाद कज़ुकी की पेंटिंग ही उनकी इनकम का इकलौता जरिया बन गई, जो कि पहले से ज्यादा महंगी बिकने लगी थी। और यूजी की फैमिली यूजी के साथ पहले से भी ज्यादा बुरा बर्ताव करने लगी। उसकी फैमिली अक्सर डिनर के लिए बाहर जाते और यूजी को घर अकेला छोड़ते। उसके पास खाने के लिए बस सूखी ब्रेड का पीस होता जिसे वो पानी के साथ गीला करके खाया करता। जब कज़ुकी ये सब देखती है तो यूजी पे चिल्लाती है कि फ्रिज खाने से भरा हुआ है, तुम फ्रिज से खाना निकाल के क्यों नहीं खा रहे। यूजी कहता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो पेरेंट्स मुझ पे बहुत गुस्सा होंगे। ये सुन के कज़ुकी बहुत उदास हो गई थी और यूजी से कहती है कि मुझे माफ करना, मेरे होते हुए तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है। और वो अपने पेरेंट्स से बहुत लड़ती है मगर इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसका फादर फिर भी उसे पहले जैसा ही ट्रीट करता था और उसकी मॉम भी उसके फादर की वजह से यूजी को इग्नोर करती थी। एक दफा यूजी घर लेट आता है और कज़ुकी से कहता है कि आज मैं अपने एक न्यू फ्रेंड के साथ खेल रहा था, तभी लेट हो गया। कज़ुकी पूछती है कि क्या वो एक लड़की है, जिस पे यूजी यस का आंसर देता है। कज़ुकी यूजी पे गुस्सा थी कि लड़कियों के साथ दोस्ती करना बंद करो और अगली बार किसी के साथ दोस्ती करने से पहले मुझसे पूछ के दोस्ती करना। यूजी उसकी बात मान लेता है। कज़ुकी यूजी के हाथ पकड़ के कहती है कि देखो, अगर तुम्हें किसी लड़की के साथ दोस्ती करनी है तो मैं तुम्हारी दोस्ती किसी सही लड़की से कराऊंगी। उसके बाद यूजी के पेरेंट्स कज़ुकी की वजह से अब यूजी के साथ बुरा सलूक नहीं करते थे। यूजी अपनी बहन कज़ुकी की वजह से थोड़ा सुकून से रहने लगा क्योंकि कज़ुकी की वजह से ही उसके पेरेंट्स ने उसको बुली करना बंद कर दिया था। यूजी सोचता है कि काश पूरी जिंदगी मेरे पेरेंट्स यूं ही रहे। मगर यूजी की ये खुशी बहुत कम दिनों की थी क्योंकि कुछ दिनों बाद ही कज़ुकी की एक बस एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। यूजी का फादर कज़ुकी की डेथ की वजह से डिप्रेशन में रह के बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग करने लगता है। यूजी की मॉम यूजी के फादर के आने से पहले ही यूजी को अलमारी में छुपा देती थी क्योंकि यूजी का फादर पहले से भी ज्यादा बुरा हो गया था। उसका फादर रोज उसकी मॉम को गुस्से करता और उसकी मॉम बस चुप होकर बर्दाश्त करती। एक दिन यूजी और उसकी मॉम घर छोड़ के कहीं दूर चले जाते हैं जहाँ उसकी मॉम फाइनली उसे नॉर्मली ट्रीट करती थी। यूजी की मॉम एक छोटी सी जॉब करती जिसपे दोनों को वक्त गुजरता, मगर यूजी के फादर से दूर दोनों बहुत खुश थे। एक साल गुजरने के बाद आखिरकार यूजी के फादर ने उन्हें ढूंढ निकाला। वो उसकी मॉम को मारने लगता है। यूजी अपनी मॉम को बचाने आता है तो उसका फादर उसे दूर फेंकता है। यूजी को अपनी बहन याद आती है। यूजी एक बोतल उठा के अपने फादर पे अटैक करता है जिससे वो वहीं बेहोश हो गया था। यूजी अपनी मॉम के पास जाता है। उसकी मॉम कहती है कि इस बार हम बहुत ज्यादा दूर जाएंगे जहाँ कोई हमें परेशान नहीं कर पाएगा। यूजी की मॉम उससे अपनी जिंदगी की सारी सेविंग्स देती हैं और यूजी से कहती हैं कि तुम ट्रेन स्टेशन में मेरा इंतजार करना, मैं जल्द वहाँ आती हूँ। यूजी अपनी मॉम की बात मान के स्टेशन की तरफ भागता है। उसकी मॉम उसे गुड लक कहती है। घंटों गुजर चुके थे मगर यूजी की मॉम स्टेशन नहीं आई। यूजी वापस अपने घर की तरफ भागता है। वो देखता है कि उसके फादर की डेड बॉडी को एम्बुलेंस में डाला जा रहा है। वो भागता हुआ घर के अंदर जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी मॉम भी अब इस दुनिया में नहीं रही। ये देख के यूजी बेहोश हो जाता है। उसके बाद कुछ दिनों बाद यूजी को एक हॉस्पिटल में होश आता है जहाँ उसे अपनी मॉम का एक आखिरी लेटर मिलता है। उसकी मॉम ने लिखा था कि काश हम यूं ही हंसी खुशी रह पाते, मुझे माफ करना, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती थी और उसी जिंदगी में खुश रहने का कहती है। उसके बाद यूजी को ऑर्फनेज भेजा गया है जहाँ उसे रे नाम के एक आदमी ने अडॉप्ट किया। रे यूजी को उसकी बहन की तरह ड्रेसिंग पहनाता। यूजी को इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि अब उसके पास खाने के लिए अच्छा खाना है और रहने के लिए घर। कुछ दिनों बाद एक रात रे का एक बॉडीगार्ड यूजी को हरास करने की कोशिश करता है मगर यूजी के हाथों उसकी मौत हो जाती है। जब रे वहाँ आता है तो ये देख के बहुत हैरान होता है और यूजी को सेल्फ डिफेंस पे अप्रिशिएट करता है। यूजी रे से कहता है कि क्या तुम गुस्सा नहीं करोगे कि मैंने तुम्हारे गार्ड को मारा, जिसपे रे कहता है कि बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग वेपन बनाऊंगा। रे यूजी को अपने मिलिट्री कंपाउंड में ट्रेनिंग के लिए भेजता है जहाँ उसे रे के प्राइवेट सोल्जर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। यूजी रे का फेवरेट था जिसपे बाकी
बाकी ट्रेनीज यूजी से जेलस होकर उसे बुली करते। वहाँ पे मार्लिन नाम की एक लड़की थी जो कि यूजी की परवाह करती थी, उसके जख्मों को ट्रीट करती और अक्सर अपने हिस्से का खाना भी यूजी को देती। वहाँ बस एक मार्लिन ही यूजी की दोस्त थी। ट्रेनिंग के दौरान रे ने यूजी को पूरा ब्रेन वॉश कर दिया था। रे यूजी से कहता है कि सारी दुनिया तुम्हारी दुश्मन है, यहाँ तक कि तुम्हारी फैमिली भी, बस मैं ही तुम्हारा अपना हूँ। उसके बाद जब फाइनल टेस्ट का दिन था और उसे बताया गया कि सामने वाले बंदे को जान से मारना है, बदकिस्मती से उसका मैच मार्लिन के साथ ही था। दोनों की फाइट स्टार्ट होती है। यूजी मार्लिन को पंच मार के जमीन पे गिराता है क्योंकि यूजी वहाँ सबसे स्ट्रॉन्ग बन गया था। मगर थोड़ी देर फाइट करने के बाद उसे अचानक से अपनी मॉम दिखाई देती है जो उसके फादर से अब्यूज हो रही थी। वो अपने फादर की उसकी मॉम के साथ लड़ाई को याद करता है। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। मार्लिन इस बात का फायदा उठा के वो यूजी को जमीन पे गिरा के बहुत मारती है और यूजी बेहोश होके मैच हार जाता है। उसके बाद रात के वक्त मार्लिन यूजी के पास उसकी इंजरीज को साफ करने के लिए आती है और वो वहाँ रोक के उससे माफी मांगती है कि आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया, जबकि मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। मार्लिन पहले ही की तरह यूजी के साथ बात करती थी और उसका ख्याल रखने लगी थी। एक दिन मार्लिन यूजी से कहती है कि टेस्ट में पास होने की वजह से उसे एक मिशन मिला है और उस दिन के बाद यूजी ने मार्लिन को कभी नहीं देखा और उसे एक नर्स से पता चलता है कि मार्लिन की मिशन के दौरान गोली लगने से मौत हो चुकी है। यूजी को अफसोस हो रहा था कि जब भी उसकी जिंदगी में कोई उसका ख्याल रखने वाला आता है वो बहुत जल्द यूजी को अकेला छोड़ के चला जाता है। अगले साल यूजी भी टेस्ट में पास हो गया था और यूजी को अपना पहला मिशन मिलता है और वो बहुत अमीर आदमी की फीमेल वर्कर बन के उसे असैसिनेट करता है। यूजी ने बहुत सारे मिशन में बहुत सारे लोगों को असैसिनेट किया था और उसके एक भी मिशन फेल नहीं हुआ था। फिर एक दिन लॉ फोर्सेस ने रे के मैंशन को घेर लिया। वहाँ मौजूद रे के सभी गार्ड्स को मार देते हैं। रे पहले ही वहाँ से भाग चुका था और आखिर में वहाँ उन्हें एक यंग बॉय यानी कि यूजी मिलता है। असाको नाम की एक एजेंट को यूजी कुछ खास नजर आता है। असाको यूजी को अपने साथ ले जाना चाहती है मगर उसकी फ्रेंड जूलिया भी उसके साथ जाना चाहती है क्योंकि वो उन पे नजर रखेगी। असाको यूजी के पास जाती है और उसे कहती है कि मेरे साथ चलो, मगर यूजी कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। असाको उसका फेस पकड़ के कहती है कि अब से तुम मेरी जिम्मेदारी हो और तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। असाको उसे घर लाती है और जब वो उसके कपड़े बदलने लगती है तो उसे यूजी की बॉडी पे हर जगह स्कार्स नजर आते हैं और यूजी कई दिन से भूखा भी था। असाको जूलिया से खाना लाने का कहती है। खाने के टेबल पे यूजी कुछ नहीं कहता और चुपचाप बैठा रहता है, मगर जैसे ही एक मक्खी यूजी के सामने बैठती है तो यूजी उसको कुचल देता है। उसके बाद यूजी अपने सेंसेस में आता है और डर की वजह से उसे पैनिक अटैक आता है। असाको कहती है कि बेचारे यूजी पे जरूर बहुत जुल्म हुआ है। असाको यूजी के लिए एक छोटा डॉगी लाती है ताकि यूजी अकेलापन महसूस न करे और पहली बार यूजी नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव करने लगा। असाको जूलिया से कहती है कि मैं अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी की जॉब छोड़ना चाहती हूँ क्योंकि मैं अब यूजी की केयर करना चाहती हूँ। असाको रोज यूजी को ट्रेनिंग देती है और उसे कहती है कि तुम्हें अगर खुद को जिंदा रखना है तो तुम्हें बहुत स्ट्रांग बनना होगा। एक दिन असाको उसे स्निपर ट्रेनिंग देती है। यूजी का पहला शूट मिस हो जाता है। असाको कहती है कि अगर तुमने टारगेट को हिट किया तो मैं तुम्हें एक प्रेजेंट दूंगी। यूजी अगली शॉट में टारगेट को हिट करता है। असाको यूजी को अपनी एक खास स्निपर गिफ्ट करती है। यूजी असाको से कहता है कि आप मेरी मास्टर हैं क्योंकि आपने मुझे बहुत कुछ समझाया और सिखाया है। असाको ये सुन के खुश होती है। कुछ दिन गुजरने के बाद एक सुबह जब यूजी नींद से जागता है तो देखता है कि उसका डॉग बहुत शोर कर रहा है क्योंकि घर में जंगली बियर घुस आया था। यूजी भाग के अपनी गन निकालता है, मगर जब वापस आता है तो उस जंगली बियर ने उसके डॉगी को मार दिया था। अपने डॉगी को मरा देख के यूजी अपनी हिम्मत खो बैठता है, मगर थोड़ी देर बाद वो बियर को मारने के लिए उसके पीछे भागता है, मगर वहाँ पहुँचते ही वो जमीन पे फिसल जाता है और हवा में गोली चलने की वजह से बियर उसके पास उसको मारने के लिए आता है। यूजी अपनी नाइफ से खुद को बचाने की कोशिश करता है, मगर बियर उसे दूर फेंक देता है। यूजी को अपनी जिंदगी का फ्लैशबैक नजर आता है। फिर वो एक छोटी सी स्टिक की मदद से बियर को एक आंख से अंधा कर देता है। यूजी अपनी गन वापस उठा के बियर को मारने ही वाला था कि अचानक से उसे बियर के बच्चे दिखाई देते हैं। अब यूजी समझ गया था कि ये बियर अपने बच्चों के लिए खाना ले जा रहा था। यूजी रोने लगता है कि आखिर मेरा डॉग ही क्यों, आखिर हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। जब यूजी घर आता है तो असाको पूछती है कि क्या हुआ था। यूजी के हाथ में अपने डॉगी का खाली कॉलर था। यूजी कहता है कि मैं बियर को नहीं मार सका। उसके बाद असाको उसे गले से लगा लेती है और कहती है कि कोई बात नहीं। फिर शाम को वो दोनों यूजी के डॉग का कॉलर दफनाते हैं। अब कुछ साल गुजर जाते हैं। असाको की तबीयत खराब रहने लगती है। यूजी जब भी उससे पूछता है कि उसे क्या हुआ है तो वो झूठ बोल के कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मगर यूजी को शक था कि वो उसे सही बात नहीं बता रही।
असाको को कॉल आती है जो कि यूजी अटेंड करता है और वहाँ पर दूसरी तरफ कोई उससे कह रहा होता है कि तुम मिशन को रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रही, अगर तुमने मिशन को कंप्लीट नहीं किया तो तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। असाको की खराब तबीयत की वजह से यूजी असाको के मिशन को कंप्लीट करने के लिए निकल जाता है। कुछ दिनों बाद जूलिया असाको से पूछती है कि मिशन को कौन कंप्लीट कर रहा है। असाको उसे बताती है कि दरअसल उसकी खराब तबीयत की वजह से यूजी उसके मिशन को कंप्लीट कर रहा है, जिस पर जूलिया को गुस्सा आता है और वो असाको पे चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पर यूजी आ जाता है और वो जूलिया को बताता है कि उसमें असाको का कोई कसूर नहीं, वो ये सब अपनी मर्जी से कर रहा है। मगर जूलिया उसकी एक नहीं सुनती और उसे लेके वहाँ से चली जाती है। अब जूलिया यूजी को दरिया के किनारे पर ले जाती है और वहाँ पर उससे पूछती है कि क्या तुम वाकई असाको की मदद करना चाहते हो या वो तुम्हें मजबूर कर रही है। जूलिया नहीं चाहती थी कि यूजी असाको जैसा बन जाए। यूजी उसे कहता है कि नहीं, मैं खुद उसकी मदद करना चाहता हूँ क्योंकि यही एक रास्ता है जिसके जरिए मैं उसका एहसान चुका सकता हूँ। वापस आने पे असाको यूजी को बताती है कि उसे मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए अमेरिका जाना होगा। यूजी अमेरिका जाने के लिए मान जाता है। बस पर एक काला आदमी यूजी से पूछता है कि उसने ऐसा क्या किया था कि वो ये सब भुगत रहा है। यूजी उसे बताता है कि उसने अपने पेरेंट्स को मारा था, मगर फिर हंसता है और कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। ट्रेनिंग में एडमिशन मिलने पर यूजी उस ब्लैक आदमी को बताता है कि अपने पाँव बचाने के लिए तुम्हें अपने शूज खुद लेने होंगे। वो काला आदमी हैरान होता है कि यूजी को ये सब कैसे मालूम। यूजी बताता है कि मैं बचपन ही से सोल्जर बनने की ट्रेनिंग ले रहा था। वो काला आदमी अपना नाम उसे डैनी बताता है। अगले दिन ट्रेनिंग पर कमांडर, जिसका नाम एनी था, यूजी को एक थप्पड़ मारती है। वो उसे कहती है कि ये शाबाश है क्योंकि तुमने असाको से ट्रेनिंग ली है। ट्रेनिंग स्टार्ट होने पे यूजी डैनी से आगे निकल जाता है। रेंज कंपटीशन में भी यूजी अच्छी परफॉर्मेंस देता है, टारगेट को बुलेट से हिट करता है, जिस पर कमांडर हैरान होते हैं और उसकी तारीफ करते हैं क्योंकि वो दुनिया की बेहतरीन स्नाइपर असाको से ट्रेन था। ये सब बातें वहाँ पर खड़ी एक लड़की जिसका नाम मिली था सुन रही थी। रात को वो यूजी के पास जाती है। वो यूजी से गुस्से से बात करती है। यूजी सोचता है कि उसे सिर्फ गुस्से वाली लड़कियां ही क्यों मिलती हैं। यूजी उससे पूछता है कि तुम क्या चाहती हो, तो वो उसे बताती है कि मैं निशानाबाजी सीखना चाहती हूँ। मिली यूजी के साथ अपना वेपन लेके ग्राउंड में चली जाती है। वो उसे बताती है कि मेरे फादर इन सभी टारगेट्स को जो कि आउट ऑफ रेंज है बहुत आसानी से हिट किया करते थे, मगर उनकी बात पे कोई भी यकीन नहीं करता था। यूजी उससे उसका वेपन लेके टारगेट को हिट करता है। वो उसे कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम्हारे फादर झूठ नहीं बोल रहे थे। मिली को लगता है कि उसे वो शख्स मिल गया जिस पे वो ट्रस्ट कर सकती है। इसी तरह दिन गुजरते जाते हैं और यूजी का कॉन्फिडेंस और पावर और बढ़ते जाते हैं। अब उनका ग्रुप एक जंगल में जाता है। वहाँ पर दुश्मन यूजी के ग्रुप पे हमला कर देते हैं। यूजी अपने दुश्मनों को मारता है लेकिन साथ ही उल्टी भी कर देता है। यूजी के लिए उनको मारना मुश्किल हो रहा था। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी कमांडर उसे बताता है कि तुम ये सोचो कि तुम्हारी फैमिली जिनके साथ तुमने अच्छा वक्त गुजारा, खाया पिया और हंसे, वो मर रहे हैं। क्या तुम उन्हें बचाने के लिए दुश्मन पे हमला नहीं करोगे? ये दुश्मन इंसान नहीं है और इन्हें मारने से ही तुम अपनी फैमिली और खुद को बचा सकते हो। ये सुनकर यूजी को हिम्मत आती है और वो एक एक करके सब दुश्मनों को मार देता है, लेकिन वो अभी भी फायरिंग नहीं रोक रहा था। कमांडर उसे आकर पकड़ता है और कहता है कि फायरिंग बंद कर दो क्योंकि सब दुश्मन मर चुके हैं। मगर यूजी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो इसी तरह बेहोश हो जाता है। अब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसका सर मिली की गोद में है। वो उसकी तारीफ करते हुए कहती है कि तुम्हारी वजह से सब बच गए। अब उन सब की मिलिट्री ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है और वो सब वापस अपने अपने घरों को जाने की तैयारी करने लगते हैं। मिली एक विंडो के पास खड़ी होती है। तभी डैनी उसके पास आता है और उसे तसल्ली देता है क्योंकि यूजी और मिली ने ब्रेकअप कर लिया था। मगर मिली विंडो खोलती है और यूजी के लिए प्रे करती है कि यूजी को वो सब मिले जिसकी वो ख्वाहिश रखता है। अब अगले दिन यूजी अपने घर वापस पहुँच जाता है। असाको उसे देख के काफी खुश होती है। अब कुछ दिनों बाद ही उसे डैनी के मरने की खबर मिलती है, जिसे सुन के वो काफी उदास हो जाता है। अब वक्त गुजरता रहता है और यूजी स्पेन में अपने एक मिशन पे होता है जब उसे जूलिया की कॉल रिसीव होती है। वो उसे बताती है कि असाको की तबीयत खराब है। यूजी अपने मिशन को छोड़ के घर चला जाता है। जूलिया उसे बताती है कि असाको की बॉडी कमजोर हो गई है। यूजी असाको के पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर उससे माफी मांगता है कि उसे आने में देर हो गई। वो उससे पूछता है कि क्या तुम मरने वाली हो, जिस पर वो उससे माफी मांगती है और कहती है कि उसने हमेशा यूजी से झूठ बोला कि वो उसके साथ रहेगी। यूजी उसका हाथ पकड़ के रोने लगता है। अब कुछ दिन बाद असाको मर जाती है और उसकी बॉडी को जूलिया के सबऑर्डिनेट्स लेकर जाने लगते हैं। अब आगे असाको के मरने के बाद यूजी अकेला इस घर में रहने लगा। यूजी को असाको की बहुत याद आती थी क्योंकि अब यूजी इस दुनिया में फिर से अकेला हो गया था।
कुछ दिन बाद जब जूलिया वहाँ आती है तो जूलिया से यूजी की ये हालत देखी नहीं जाती और वो यूजी को अपने साथ अपने अपार्टमेंट ले आती है। यूजी अब जूलिया के साथ रहने लगा, मगर असाको के बगैर अब जूलिया और यूजी दोनों ही उदास रहने लगे थे। कुछ दिन बाद यूजी जूलिया से कहता है कि मुझे भी नॉर्मल जिंदगी जीनी है और एक नॉर्मल से स्कूल में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है, जिस पे जूलिया कुछ सोचने के बाद मान जाती है। अब अगले दिन जूलिया की एक दोस्त यूजी को लेने आती है। इसका नाम टाचिबाना था और टाचिबाना एक स्कूल की प्रिंसिपल है। अब रास्ते में टाचिबाना यूजी से पूछती है कि तुम करते क्या हो, जिस पे यूजी कहता है कि मैं एक असैसिन हूँ। ये सुनकर टाचिबाना चौंक ही जाती है और उससे गाड़ी का कंट्रोल खराब हो जाता है। अब गाड़ी एक ट्रक से टकराने ही वाली थी कि यूजी जल्दी से गाड़ी संभाल लेता है, जिससे दोनों की जान बच जाती है। स्कूल पहुंचने के बाद यूजी देखता है कि स्कूल की बिल्डिंग काफी बड़ी है। यूजी प्रिंसिपल टाचिबाना से कहता है कि आज वीकेंड है और इतने बड़े स्कूल में मुझे एक भी स्टूडेंट नजर नहीं आया। टाचिबाना बताती है कि असल में ये स्कूल नया है और फिलहाल इसमें बस 6 ही स्टूडेंट्स हैं और तुम्हारे लिए इससे अच्छा स्कूल कहीं नहीं होगा। स्कूल के बाद यूजी टाचिबाना के साथ उसके घर जाता है, क्योंकि अब से यूजी टाचिबाना के साथ रहेगा। मगर वहाँ पर 5 लड़कियाँ और भी रहती थी और वो भी इसी स्कूल में पढ़ती थी। उनके नाम है अमाने, मिचिरो, साची, आयरिस और सकाकी। अब इन सभी लड़कियों की एक अलग कहानी है जो कि बाद में पता चलेगी। अब अगले दिन यूजी सुबह उठ के स्कूल के लिए तैयार होने के बाद जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकलता है तो उसके सामने एक लाल बालों वाली लड़की जिसका नाम अमाने था वो आ जाती है। यूजी अमाने से कहता है कि मेरा नाम यूजी कजामी है और मैं स्कूल में नया स्टूडेंट हूँ। यूजी का नाम सुन के अमाने कुछ सोचने लगती है और फिर वो खुद भी यूजी से खुद को इंट्रोड्यूस करवाती है। इतने में यूजी से जूलिया मिलने आती है, जिसके बाद यूजी स्कूल चला जाता है। स्कूल पहुंचने के बाद अमाने यूजी से कहती है कि तुम लेट हो। यूजी कहता है कि मैं लेट नहीं हूँ, बल्कि तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी क्लास में पहुंच चुकी हो। इतने में बाकी 4 स्टूडेंट्स भी क्लास पहुंच गए थे। स्कूल के बाद यूजी जब वापस अपने रूम में आता है तो देखता है कि कोई उसके कमरे में आया था, मगर वहाँ और कोई नहीं बल्कि अमाने ही थी। यूजी के पहुंचने पे अमाने बताती है कि तुम्हारे कमरे का दरवाजा तो पहले से खुला हुआ था। अब अमाने यूजी से पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, जिस पे यूजी कहता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अब अमाने यूजी से पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई बहन है, जिस पे यूजी बताता है कि हाँ मेरी बहन थी, मगर अब वो इस दुनिया में नहीं है। जिस पे अमाने की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो रोने लगती है। ये देख के यूजी कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो, जिस पे अमाने पूछती है कि क्या उसका नाम कजुकी था। ये सुन के यूजी को झटका सा लगता है। यूजी कहता है कि तुम्हें मेरी बहन का नाम कैसे पता। अमाने कहती है कि 6 साल पहले जिस बस का एक्सीडेंट हुआ था और बस में जो सिर्फ एक लड़की जिंदा बच गई थी, मैं वही लड़की हूँ जो बस में तुम्हारी बहन कजुकी के साथ थी। अमाने बताती है कि मैंने जब से तुम्हारा नाम सुना है मैं तुमसे बात करना चाहती थी, मगर मुझ में हिम्मत नहीं थी। इसके बाद अमाने वहाँ से उठती है और यूजी से कहती है कि कहीं मत जाना, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। थोड़ी देर बाद अमाने वापस आती है तो वो यूजी को कजुकी की डायरी देती है। अब अमाने यूजी को उस दर्दनाक बस एक्सीडेंट के बारे में बताने लगती है। अमाने बताती है कि जिस दिन हम ट्रिप पर जा रहे थे तो रास्ते में हमारी बस का टायर फट गया, जिसकी वजह से बस का बैलेंस बिगड़ गया और फिर बस पहाड़ से नीचे गिर गई। बस में हमारे साथ 13 स्टूडेंट्स और एक टीचर था। होश में आने पे मैं और कजुकी बस से बाहर निकले और टीचर समेत बाकी सबको भी एक एक करके बस से बाहर निकाला। टीचर बेहोश था, जबकि 2 लड़कियों की बस में ही मौत हो चुकी थी। उनमें से एक लड़की की टांग में फ्रैक्चर हो गया था, एक लड़की का सर दुख गया था और एक लड़की का पेट शीशा लगने की वजह से कट गया था, जिससे खून बह रहा था। कजुकी और अमाने मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करती हैं, मगर वहाँ पे तो सिग्नल्स ही नहीं आ रहे थे और ना ही उनका कैंपस ठीक से काम कर रहा था। वहाँ पर एक तरफ ऊंचा पहाड़ था जहाँ चढ़ना नामुमकिन था और एक तरफ घना जंगल था जहाँ खो जाने और जंगली जानवरों का डर था। थोड़ी देर बाद कजुकी को पता चलता है कि उसके हाथ में एक फ्रैक्चर है, मतलब उसके हाथ की हड्डी गिरने की वजह से क्रैक हो गई थी। इतने में टीचर को भी होश आ गया था। अब वहाँ क्लास की लीडर जिसका नाम चियाकी था वो कहती है कि हमें इंतजार करना चाहिए, रेस्क्यू टीम आती ही होगी। जबकि कजुकी कहती है कि हमें अपनी मदद खुद करनी होगी, क्योंकि क्या पता कि रेस्क्यू टीम कब आए, जिस पे चियाकी को बुरा लगता है। असल में चियाकी कजुकी के तेज दिमाग से जेलस थी। कजुकी कहती है कि सबसे पहले जो लड़कियां जख्मी हैं, उनके जख्मों को बैंडेज करना होगा। तो क्लास लीडर चियाकी वहां मौजूद एक लड़की रिट्सू से इंजर्ड लड़कियों को देखने को कहती है, मगर रिट्सू कहती है कि मेरे पेरेंट्स डॉक्टर जरूर है, मगर मुझे कुछ नहीं पता कि जख्मियों को कैसे ट्रीट किया जाता है। जिस पे चियाकी उससे गुस्से से कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, तुम बस जख्मियों को ट्रीट करो जल्दी से। ये देख के कजुकी खुद उन लड़कियों के जख्मों को ट्रीट करने लगती है। अमाने कजुकी से पूछती है कि तुमने जख्मियों को ट्रीट करना कहाँ से सीखा।
जिसपे कज़ूकी बताती है कि मैंने कुछ बुक्स पढ़ी थी। उसके बाद उनका टीचर जो लड़कियां मर चुकी थी उनकी बॉडीज को कवर कर देता है। उसके बाद रात नजदीक होने पे हम सब ने वहीं अपनी रात गुजारने का फैसला किया और वहीं टेंट लगा लिए। हमारे पास 3 दिन का खाना था। अगले दिन अमाने एक लड़की को देखती है जो अपना फोन बार बार हवा में उछाल रही थी। अमाने के पूछने पे वो लड़की, जिसका नाम सकूमी था, कहती है कि मैंने मदद के लिए एक मैसेज भेजा है और बस सिग्नल्स के लिए हवा में फोन को ऊंचा फेंक रही हूँ ताकि मैसेज सेंड हो जाए। इसके बाद अमाने कज़ूकी को ढूंढते हुए जंगल में जाती है और जाते हुए हर जगह निशान लगाती जाती है कि कहीं जंगल में खो ना जाए। कज़ूकी के मिलने पे कज़ूकी बताती है कि मुझे जंगल में कुछ प्लांट्स मिले हैं जिन्हें हम खा सकते हैं, क्योंकि क्या पता हमें कब तक यहाँ रहना पड़े। वापस आने पे अमाने और कज़ूकी उन जख्मी लड़कियों के पास जाके उनकी देखभाल करने लगती हैं, जिसपे वो दोनों लड़कियां उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हैं। इसके बाद पानी भरते वक्त कज़ूकी अमाने को अपने छोटे भाई यूजी के बारे में बताती है और कहती है कि मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा यूजी की फिक्र है। इतने में कज़ूकी को कुछ सुनाई देता है तो वो दोनों जल्दी से कैंप की तरफ दौड़ती हुई जाती हैं। वहाँ जाके वो देखती हैं कि ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजर रहा है। ये देख के सारी लड़कियां मदद के लिए चिल्लाने लगती हैं, मगर हेलीकॉप्टर बिना उन्हें नोटिस किए ही वहाँ से चला जाता है। कज़ूकी कहती है कि जंगल बहुत घना होने की वजह से हेलीकॉप्टर से हम नजर नहीं आ रहे। उसके बाद तीसरे दिन जो लड़कियां मर गई थी उनकी बॉडी सड़ने लगती हैं, जिससे स्मेल आने लगती है तो उनका टीचर उन्हें वहां से उठा के जंगल में ठिकाने लगाने चला जाता है। अमाने रोने लगती है और कज़ूकी से कहती है कि मुझे घर याद आ रहा है और घर का खाना भी याद आ रहा है, मुझे घर जाना है। कज़ूकी अमाने को गले लगा के उससे कहती है कि फिक्र मत करो, मैं वादा करती हूँ कि हम घर जरूर जाएंगे। अब चौथे दिन बस थोड़ा सा ही खाना बच गया था और छठे दिन सिर्फ चंद गाजरें ही रह गई थी जो कि उनका आखिरी खाना था। अब कज़ूकी जब जख्मी लड़कियों के पास आती है तो देखती है कि चियाकी जबरदस्ती टमाकी को, जिसकी टांग टूटी हुई थी, सूप पिलाने की कोशिश कर रही थी, जिसपे कज़ूकी उससे कहती है कि अगर वो नहीं खाना चाहती तो जबरदस्ती करना बंद करो। तो चियाकी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जब कज़ूकी टमाकी के पास आकर उसका बिस्तर खोलने लगती है तो टमाकी जल्दी से उसे ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है कि प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, जिसपे कज़ूकी अमाने से बाहर जाने का बोलती है, क्योंकि कज़ूकी जानती थी कि टमाकी ने खुद को गीला कर दिया है, क्योंकि टमाकी चल नहीं सकती। अमाने ने बाहर से ये सब देख लिया था और उसे भी बेचारी टमाकी पे बहुत तरस आ रहा था। टमाकी शर्म की वजह से रो रही थी। कज़ूकी कहती है कि रो मत, हम इंसान हैं और ये सब जिंदगी का हिस्सा है। अब 8वें दिन उनका टीचर मदद की तलाश में वहाँ से चला जाता है, ये कहते हुए कि मैं जरूर मदद लेके आऊंगा। 10वें दिन रात भर बारिश और भूखे होने की वजह से अमाने को नींद नहीं आ रही थी तो कज़ूकी अमाने के दिन में पकड़े हुए कुछ स्नेल्स खाने को कहती है, जिनका टेस्ट बहुत ही खराब था। 11वें दिन हरुका नाम की लड़की, जिसके पेट में शीशा लगने की वजह से जख्म हुआ था, उसके जख्म में कीड़े पड़ने लगते हैं और टमाकी के जख्म काफी खराब होने लगे थे। अमाने जब टमाकी को साफ करने लगती है तो टमाकी धीमे सी आवाज में कहती है कि मुझे जिंदा नहीं रहना, मेरे जिस्म पे हर जगह खुजली होने लगी है और अब मैं ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें पता है कि मैं जल्द मर जाऊंगी, मगर मैं तुम दोनों की अच्छाई कभी नहीं भूलूंगी। तुम दोनों ने मेरा बहुत ख्याल रखा था, मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें ये सब करना पड़ रहा है। जिसमें अमाने कहती है कि तुम ऐसा मत बोलो, तुम जब भी मुझे बोलोगी मैं तुम्हारे पास आऊंगी तुम्हारा ख्याल रखने, तुम बस मदद आने तक हौसला रखो। इसके बाद वहाँ एक लड़की की दिमागी हालत बिगड़ने लगी थी और वो पागलों जैसी हरकतें करने लगी थी और कमूरी नाम की लड़की अपने हिस्से का खाना भी अपने डॉग को खिलाती है, मगर अब उसके डॉग के लिए भी खाना नहीं बचा था। सब भूख की वजह से काफी कमजोर हो चुके थे। सब अपनी कोशिश कर रहे थे कि उन्हें खाने के लिए कुछ मिल जाए, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े भी। बारिश की वजह से उन्हें गंदा पानी पीना पड़ा। 12वें दिन कमूरी का डॉग भूख की वजह से मर गया, जिसे देख के सब बहुत दुखी थे। कज़ूकी कहती है कि हमें डॉग दफनाने के बजाय इसे खा लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पास और कोई चीज भी नहीं है खाने के लिए। हम 4 दिन से भूखे हैं। अमाने हैरान होकर पूछती है कि क्या तुम सीरियस हो? कज़ूकी कहती है कि हाँ, अब ये डॉग ही हमारी जान बचाएगा। ये सुन के क्लास लीडर चियाकी भी कज़ूकी की बात से एग्री करती है और कहती है कि हाँ, हमें डॉग को दफनाने के बजाय खा लेना चाहिए। चियाकी रिट्सू से डॉगी को पीसेस करने का कहती है, मगर रिट्सू रोने लगती है और कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, इस डॉगी की मासूम आंखें मुझे देख रही हैं। कज़ूकी एक पत्थर उठा के डॉग के सर को कुचल देती है, मगर रिट्सू फिर भी डॉग को बचड़ नहीं कर पा रही थी। ये देखकर कज़ूकी नाइफ उठा के खुद उस डॉगी की बॉडी के पीसेस करने लगती है।
अमाने बताती है कि उस छोटे से डॉगी में मीट बहुत कम था और हम डॉगी को खाते हुए रो रहे थे क्योंकि उस छोटी सी जान ने हम सबकी जिंदगी बचाई। 2 दिन बाद कमूरी अचानक से जमीन पर गिर गई और उसके मुंह से झाग निकलने लगा क्योंकि कमूरी ने एक जहरीला प्लांट खा लिया था, जिसके बाद थोड़ी ही देर में उसकी मौत हो गई। सबकी भूख की वजह से हालत बहुत खराब थी। सकूरा दर्द की वजह से तड़पती रहती थी, जबकि टमाकी भी अब जिंदा नहीं बची थी और उसकी मौत हो चुकी थी। अमाने कहती है कि काश मैं बस आंखें बंद कर लूं और मुझे भी मौत आ जाए क्योंकि भूख की वजह से नींद नहीं आ रही थी। कज़ुकी कहती है कि हमें कुछ भी करके जिंदा रहना होगा, उनके लिए जो घर में हमारा इंतजार कर रहे हैं। मैं अपने भाई यूजी के लिए जिंदा रहना चाहती हूँ और जब हम यहाँ से वापस जाएंगे तो मैं तुम्हें यूजी से जरूर मिलवाऊंगी, तुम्हें भी वो पसंद आएगा। इतने में वो सब देखते हैं कि उनका टीचर वापस आ चुका है और उसके चेहरे से ही पता चल रहा था कि वो बुरी तरह नाकाम होके लौटा है। उनका टीचर जो लड़कियां मर चुकी थी उनकी बॉडीज को उठा के जंगल में दफनाने के लिए ले जाता है। उसके 2 दिन बाद दर्द और भूख की वजह से सकूरा की मौत भी हो चुकी थी और एक लड़की जिसका डॉगी मर चुका था उसने दरख्त से लटक के सुसाइड कर लिया था। वहाँ सबको किसी के मरने पे अब दुख और गम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि सबको ये पता था कि आज या कल उन सब ने भी मर ही जाना है। तभी अचानक से चियाकी उन्हें खुशखबरी देती है कि टीचर ने जंगल में एक हिरन का शिकार किया है, अब हमें भूखा रहने की जरूरत नहीं। ये सुनते ही सबकी आंखों में खुशी की लहर दौड़ती है और सब खूब पेट भर के हिरन को खाने लगते हैं, मगर हिरन कहीं नजर नहीं आती। इतने में अमाने कज़ुकी के पास जाती है जो अपने टेंट में सोने की कोशिश कर रही थी और उसे बताती है कि टीचर ने हिरन का शिकार किया है और जल्दी से ये खाना खा लो, मगर कज़ुकी खाना खाने से मना कर देती है। ये देख के अमाने भी कज़ुकी की वजह से बेहद भूखा होने के बावजूद खाना नहीं खाती और ठीक उसी रात कज़ुकी अमाने को जगाती है। कज़ुकी अमाने से कहती है कि देखो टीचर और चियाकी जंगल की तरफ जा रहे हैं, अब यही वक्त है हमारा यहाँ से निकलने का क्योंकि अब हमारे पास यहाँ से भागने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। अमाने कज़ुकी की ये बात सुनकर डरने लगती है। उसके बाद कज़ुकी और अमाने वहाँ से जाने लगती हैं। कज़ुकी एक जगह ठहर के अमाने से कहती है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, मगर तुम वादा करो कि तुम शोर नहीं मचाओगी। फिर जब कज़ुकी अमाने को झाड़ियों से कुछ दिखाती है तो ये देख के अमाने के होश उड़ जाते हैं। असल में वहाँ पे जो लड़कियाँ मर गई थी उनके बॉडी पार्ट्स थे और ये देख के अमाने समझ गई थी कि असल में हिरन थी ही नहीं और वो सब मरी हुई लड़कियों का मांस खा रहे थे। अमाने की चीख निकलती है तो टीचर को उनके बारे में पता चल जाता है और वो उनके पीछे उन्हें मारने के लिए दौड़ने लगता है। टीचर अमाने को पकड़ने ही वाला था कि कज़ुकी उस पे अपने बैग से अटैक करके बेहोश कर देती है। इसके बाद उन्हें वही खून वाली लड़की मिलती है। अमाने उसे टीचर के बारे में बताती है कि टीचर हमें इंसानों का मांस खिला रहा है, जिस पे वो लड़की कहती है कि आखिर तुम्हें भी पता चल ही गया कि हम इंसानों का मांस खा रहे थे, अफसोस अब तुम दोनों को भी मरना होगा। कज़ुकी अमाने से कहती है कि जरा इनकी आंखों में देखो, अब ये आम इंसान नहीं रहे और ना ही इंसान कहलाने के लायक हैं। जिसके बाद कज़ुकी और अमाने वहाँ से भागती हैं, मगर जंगल में बाकी लड़कियाँ भी अमाने और कज़ुकी को ढूंढ रही थी। भागते भागते अमाने का पैर एक दरख्त की लकड़ी में आ जाता है और वो वहीं गिर जाती है। अमाने रोने लगती है और अपने बैग से एक छुरी निकाल के कहती है कि अगर इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया तो न जाने मेरा क्या हाल करेंगे, इससे अच्छा है कि मैं खुद ही अपनी जान ले लूं। मगर कज़ुकी उसे अपना प्रॉमिस याद दिलाती है कि वो दोनों यहाँ से सही सलामत अपने घर को जाएंगी। ये कह के कज़ुकी अमाने को धिक्का दे के कहती है कि भागो और पीछे मुड़ के मत देखना, मैं उन्हें रोकने की कोशिश करूंगी। अमाने ना चाहते हुए भी कज़ुकी को वहाँ छोड़कर जान बचा के भागती है और जब पीछे मुड़ के देखती है तो उन्होंने कज़ुकी को पकड़ लिया था। मगर कज़ुकी डरने या रोने के बजाय अमाने की तरफ देख के मुस्कुराती है। इसका मतलब था कि कज़ुकी ने अमाने को बचाने का अपना प्रॉमिस पूरा कर लिया। अब अमाने काफी दिनों तक इसी तरह भागती रहती है ताकि वो इस सब से खुद को बचा सके। अमाने ने स्वीट्स का वो बैग अभी तक संभाले हुआ था ताकि जब भी कज़ुकी उससे मिले तो वो ये स्वीट्स इकट्ठे मिलके खा सके। मगर तभी एक दिन अमाने को अपने सामने कज़ुकी और अपनी सभी दोस्तों की स्पिरिट्स दिखाई देती हैं। जब अमाने ये देखती है तो अमाने कज़ुकी के पास जाने लगती है, मगर वहाँ पे कोई भी नहीं था और अमाने जमीन पे गिर जाती है। अब तभी अमाने को एक गाड़ी के गुजरने की आवाज आती है तो उसे पता चलता है कि वो अब जंगल से बाहर आ चुकी है। अब जैसे ही अमाने बाहर आती है तो अपने सामने कैबेज का एक खेत देख के वो इमोशनल हो जाती है और वो सारे कैबेज कच्चे ही खाने लगती है क्योंकि वो काफी दिनों से भूखी थी। साथ ही वो खुशी से रोने लगती है क्योंकि उसने इतने ज्यादा मुश्किल हालात के बावजूद अभी तक खुद को जिंदा रखा था, लेकिन अब वो उन कैबेज को खा के ही खुश हो रही थी और इसीलिए रो भी रही थी। अब कुछ दिन गुजरते हैं और अमाने वापस अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ लौटने की कोशिश करती है, मगर स्कूल में सब उसका मजाक उड़ाते हैं कि इतने बड़े एक्सीडेंट से गुजरने के बाद ये ऐसे एक्ट कर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बल्कि अक्सर लड़कियां तो अमाने को ही मनहूस समझती थी। अमाने को अक्सर रात
रात को उस एक्सीडेंट के बुरे ख्वाब आते थे जिसकी वजह से वो ठीक से सो नहीं पाती थी। डॉक्टर की थेरेपी से भी अमाने को आराम नहीं आता, जिसके बाद एक दिन अमाने की मुलाकात यूजी से हुई, जिसे देखते ही वो पहचान गई क्योंकि यूजी का फेस कज़ूकी जैसा था। अब प्रेजेंट में जब अमाने यूजी को ये सब कहानी सुना रही थी तो यूजी बिल्कुल खामोशी से उसकी ये सारी कहानी सुनता है। तब अमाने उसे बता देती है कि उसने ये सभी कुछ जानबूझ के नहीं किया और यूजी ही वो शख्स था जिसने उसे इस सब से निकलने में मदद की। तब यूजी अमाने से पूछता है कि क्या अमाने का उसके करीब आना उसके गिल्ट को मिटाने के लिए था। तब अमाने उसे बताती है कि हाँ, बिल्कुल ऐसा ही था। जब तुमने मुझे अच्छे से ट्रीट किया तो मेरे अंदर कज़ूकी को छोड़ देने का गिल्ट आहिस्ता आहिस्ता मरने लगा। अब तब अमाने उठ के यूजी के पास जाती है और उसे खुद को पनिश देने को बोलती है, जिस पर कज़ूकी उसके सर पे एक हल्की सी चपत लगाता है और कहता है कि जो लड़की एक हल्की सी चपत बर्दाश्त नहीं कर सकती उसे मैं क्या पनिश दूंगा, तुम चली जाओ। मगर अमाने वहाँ से नहीं जाती। यूजी उससे कहता है कि तुमने मेरे सामने अपनी गलती को कन्फेस किया है, इसलिए अब तुम हमेशा मेरी सर्वेंट बन के मेरे साथ रहोगी और मैं तुम्हारा मास्टर बन के रहूंगा, और अगर तुम कभी गायब हुई तो मैं सारी जिंदगी तुमसे नफरत करूंगा। ये सुन के अमाने इतना खुश होती है कि यूजी को गले लगा लेती है। अब जब अमाने चुप हो जाती है तो यूजी उससे पूछता है कि क्या तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि कज़ूकी मर चुकी है। तब अमाने अपने बैग से एक नोट निकाल के लाती है जिस पर कज़ूकी ने उस जगह का नाम लिखा था जहाँ पर वो अलहदा होने के बाद मिल सकते हैं। तब यूजी को रियलाइज होता है कि अमाने को वहाँ से भगाने का प्लान कज़ूकी का था और वो हमेशा से ही ऐसा चाहती थी। तब अमाने कज़ूकी से मिलने के लिए यूजी को उसे उस जगह ले जाने को बोलती है। अब अगली सुबह अमाने कब्रिस्तान जाने के लिए कुछ फूल खरीदने जाती है। तब यूजी के पास एक ब्लैक मैन आता है और अमाने की तारीफ करने लगता है क्योंकि वो उसका फैन था। वो अपना नाम उसे सकाशीता बताता है। दरअसल वो बंदा चियाकी का बाप था और अमाने के बारे में जानबूझ के पूछ रहा था। अब वो अमाने के बारे में क्यों पूछ रहा था ये तो हमें आगे चल के पता चलेगा। अब तभी अमाने भी आ जाती है तो यूजी उसे बताता है कि वो अभी उसके फैन से ही बात कर रहा था। अब वो दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और कब्रिस्तान की तरफ गाड़ी भगाते हैं। अब जंगल में चलते हुए यूजी अमाने से पूछता है कि क्या वो ठीक है, तो अमाने उसे बताती है कि हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। यूजी को भी अमाने पहले से काफी बेहतर लग रही थी क्योंकि उसने अपने दिल की बातें यूजी से शेयर कर ली थी। अब वो एक जगह पहुंचते हैं जहाँ पर 3 पत्थर रखे हुए थे। तब यूजी एक पत्थर को उठा के जमीन को खोदता है तो उसके अंदर से एक बॉक्स निकलता है। तब अमाने उस बॉक्स को खोलती है तो उसमें एक लेटर था और अब लेटर पढ़ने पे अमाने को पता चलता है कि उस लेटर को कज़ूकी ने लिखा है, जिसमें वो ये बताती है कि उसके सभी दोस्त उस खराब मीट को खाने की वजह से मर गए, लेकिन कज़ूकी ने वो मीट नहीं खाया इसलिए वो बीमार नहीं हुई। कज़ूकी अमाने से कहती है कि अगर वो मर जाए तो अमाने उसके भाई यूजी का बहुत ख्याल रखे क्योंकि वो एक निकम्मा इंसान है और अगर कज़ूकी को अपने बाद किसी की फिक्र है तो वो उसके भाई की है। तब अमाने यूजी से पूछती है कि क्या इस खत का मतलब है कि कज़ूकी जिंदा है, तो यूजी कंफ्यूज होने के कारण उसे सही से नहीं बता पाता। अब अमाने उन ग्रेप्स के पास बैठ जाती है और कहती है कि मैं अब से इन सभी का शुक्रिया अदा करूंगी क्योंकि इन्हीं के कारण मैं जिंदा हूँ और तुमसे मिल पाई हूँ। तब यूजी उनमें से एक ग्रेव स्टोन पे सकाशीता का नाम भी पड़ता है। इसके बाद वो दोनों घर जाने लगते हैं तो अमाने को उसकी दोस्त की कॉल आती है, जिस पर अमाने जब कॉल उठाती है तो उसे पता चलता है कि कोई बंदा इस वक्त उसकी दोस्तों को तंग कर रहा है। उसने उन सभी को कैद कर लिया था और उसने उन सभी के फोन भी ले लिए थे। दरअसल अमाने की उस दोस्त ने अमाने को कॉल करके फोन स्पीकर पे डाल दिया था ताकि अमाने ये सभी कुछ सुन सके। ये सुन के अमाने परेशान हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो शख्स कौन है और उसने ऐसा क्यों किया। अब तभी कज़ूकी अमाने को लेके उस जगह जाता है जहाँ पर उस बंदे ने उसकी दोस्तों को कैद किया हुआ था। दरअसल वो कॉल अभी बंद नहीं हुई थी। तब यूजी जेबी और अपनी एजेंसी से मदद मांगता है और वो सभी वहाँ पहुँच जाते हैं। अब उन सबको देख के अमाने को रियलाइज होता है कि यूजी किस तरह का काम करता है और उसने क्यों कहा था कि वो अच्छे लोगों के साथ नहीं रहता। लेकिन अमाने के पास अपनी दोस्तों को बचाने के लिए यूजी और उसके ग्रुप से मदद लेने से बेहतर कोई भी ऑप्शन नहीं था। तब यूजी और जेबी को रियलाइज होता है कि स्कूल की बिल्डिंग काफी ऊंची है और आसपास कोई भी बिल्डिंग स्नाइपिंग करने के लिए नहीं है। लेकिन तब यूजी जेबी को बताता है कि यहाँ से 9 किलोमीटर दूर एक लाइट हाउस है और वहाँ से ही उस आदमी को मारा जा सकता है। लेकिन जेबी उसे बताती है कि कोई भी इंसान सिर्फ 10 सेंटीमीटर तक देख सकता है। तब यूजी उसे बताता है कि वो 10 नहीं बल्कि 15 सेंटीमीटर तक देख सकता है। तब जेबी समझ जाती है कि सालों पहले वो गोली असाको ने नहीं बल्कि यूजी ने चलाई थी। तब यूजी स्कूल का इंटरनल मैप खोलता है और उन सबको अपना प्लान बताता है। वो बताता है कि स्कूल की बिल्डिंग में वो रूम जहां उस बंदे ने उन सभी लड़कियों को रखा हुआ है, वहां उस आदमी पर अटैक करने की एक ही सूरत है कि बाथरूम का राइट नल तोड़ के दीवार में सुराख किया जाए और फिर वहां से यूजी उस बंदे पे अटैक कर सके। इसके लिए वो अमाने को अपने साथ काफी सारी पानी की बोतल्स ले जाने को बोलता है ताकि वो बंदा जब पानी पिए और पी करने बाथरूम जाए तो यूजी उस पे अटैक कर सके।
लेकिन इसके लिए उसे स्कूल के अंदर मौजूद अमान्य की फ्रेंड मैकी की मदद चाहिए होगी। अब इधर बिल्डिंग के अंदर मैकी को खिड़की में से एक लाइट ब्लिंक करती हुई दिखाई देती है, तो वो समझ जाती है कि ये उसके लिए एक हिंट है, इसलिए वो बाथरूम जाने का बोलती है। तो वो आदमी उसे बाथरूम ले जाता है। तब मैकी सोचती है कि वो बाथरूम का राइट नल कैसे तोड़ेगी, लेकिन वो आदमी उसे धक्का देता है और मैकी का सर टॉयलेट के ऊपर लगता है, जिससे वो राइट नल खुद ही से टूट जाता है। अब इधर वो आदमी अमाने को अंदर बुला रहा था, तब यूजी अमाने को अपने साथ पानी ले जाने को बोलता है और ऐसा ही होता है। अब अमाने अपने साथ अंदर जाते हुए ढेर सारा पानी ले जाती है और उस आदमी को वो पानी पिला देती है। तब वो आदमी उसे बताता है कि उसका नाम साकाशीता है और वो चियाकी का बाप है। अब अमाने को भी सारी कहानी समझ आने लगी थी कि कब्रिस्तान जाते हुए जो शख्स यूजी को मिला था वो यही साकाशीता था। दरअसल साकाशीता अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार अमाने को समझता था और इसीलिए वो अमाने को अंदर बुला रहा था ताकि उसे मार के अपनी बेटी का बदला ले सके, मगर असल हकीकत तो कुछ और ही थी। इसीलिए अब वो अमाने से कहता है कि या तो अब अमाने खुद को बचा सकती है या अपनी दोस्तों को। अब अमाने जब उसके पास जाती है तो वो आदमी अपने गन की बैग को अमाने के सर पे मारता है और उसे नीचे गिरा देता है और फिर उसे इधर उधर पटकता रहता है। अब यूजी जो अमाने के फोन से ये सभी कुछ सुन रहा था, अचानक से अमाने के फोन की बैटरी डाउन होने की वजह से वो कॉल कट जाती है और यूजी ये सब कुछ नहीं सुन पाता। तब वो जेबी से सारी सिचुएशन पता चलाने को बोलता है, तो जेबी उसे बताती है कि वो अंदर किसी से राब्ता किए बगैर कुछ भी नहीं पता चला सकती। अब इधर वो आदमी अमाने को मुसलसल मार रहा था। इसके बाद वो उससे बाथरूम में धक्का दे देता है और खुद बाथरूम करने चला जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी पीने के कारण अब उसे यूरिन आ रहा था। तभी यूजी इस बात का फायदा उठा के गोली चला देता है, जो सीधा बाथरूम के राइट नल से पार होती हुई उस आदमी के कंधे में जाके लगती है, जिसका मतलब था कि यूजी का प्लान कामयाब हो गया। तभी अमाने वहाँ आती है और उस आदमी की गन उठा के बाहर चली जाती है। इसी दौरान अब पुलिस भी अंदर आ गई थी और उन्होंने सभी लड़कियों को बचा लिया था और उस आदमी को अरेस्ट करके वहाँ से ले गए थे। अब जब यूजी स्कूल के पास पहुँचता है तो प्रिंसिपल भी वहाँ आ जाती है और यूजी को ये सब करने पे थैंक्स बोलती है और उसे कांग्रेचुलेट भी करती है। तब यूजी बताता है कि ये उसका अपना स्कूल है और उसने अपने सभी दोस्तों को बचाया है। इसके बाद उसी दिन कुछ पुलिस शिप्स एक बहुत बड़ी यार्ड का पीछा कर रही थी, लेकिन तभी उस यार्ड में से एक आदमी बाहर निकलता है और मिसाइल गन के जरिए मिसाइल चला के उन शिप्स को उड़ा देता है। अब साथ ही हमें वो आदमी चॉकलेट खाते हुए दिखाया जाता है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि यूजी और जेबी एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। तभी यूजी को ऑर्डर मिलता है कि आर्टिकल 9 के अंडर उसे एक मिशन को कंप्लीट करना है और वो उस मिशन में फेल नहीं हो सकता, और अगर वो उस मिशन को करने से इनकार करेगा तो उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब जब यूजी अपने टारगेट को मारने के लिए उस जगह पे पहुंच जाता है, लेकिन जब वो अपने टारगेट पे फोकस करता है तो उसे दोबारा से ओस्लो का म्यूजिक बॉक्स सुनाई देता है और साथ ही उसे उसके मोटिवेशनल जुमले भी, जिनकी वजह से यूजी एक कामयाब स्नाइपर बन गया था। दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि रे ही था और ये देख के तो यूजी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे मुमकिन है। अब फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि उस रात जब कज़ुकी ने अमाने को भगा दिया था तो अमाने जब पीछे मुड़ के देखती है तो उसे पता चलता है कि कज़ुकी को साया और रिट्सू ने पकड़ा हुआ है, लेकिन अमाने फिर भी वहाँ से भाग गई थी। अब पीछे कज़ुकी ने खुद को बचाते हुए साया के फेस पे पंच मारा था, जिससे उसके नोज से खून बहने लग गया था। तभी वहाँ पर मिनोरी आती है और उन दोनों को कज़ुकी को मारने से मना करती है, क्योंकि वो उनकी आखिरी उम्मीद थी। अब तभी वहाँ उनकी एक और दोस्त चियाकी आती है जो अमाने के बारे में पूछती है, तो मिनोरी देखती है कि उसके फेस पे खून लगा हुआ है। वो समझ गई थी कि चियाकी अभी अभी किसी डेड बॉडी से मीट खाकर आई है, जिस पर चियाकी रोने लगती है और कहती है कि उसे कोई भी प्यार नहीं करता और सभी उसे ब्लेम करते हैं। यानी वो ये कहना चाहती थी कि वो कोई भी मीट नहीं खा के आई। अब तब मिनोरी उसके पास जाती है ताकि उसे हौसला दे सके, मगर चियाकी इसी बात का फायदा उठा के अपने पास पड़ा एक चाकू मिनोरी की बॉडी में घुसा देती है। अब ये देख के कज़ुकी मिनोरी के पास आती है तो उसे पता चलता है कि मिनोरी मर चुकी है। तभी वहाँ पर उनकी एक और दोस्त हारूना आती है ताकि वो उन सबको अंदर ले जा सके, क्योंकि बाहर बहुत सर्दी थी। लेकिन जब वो अपनी दोस्त मिनोरी को मरा हुआ देखती है तो वो अपने पास से सीजर्स निकालती है और सोचती है कि अब से उसके बाल कौन काटेगा। दरअसल उसे अपनी दोस्त मिनोरी के मरने का बहुत ज्यादा दुख था, लेकिन तभी वो चियाकी के हाथ में नाइफ देख के उस पर अटैक करने लगती है, मगर तभी वहाँ टीचर आ जाता है जो चियाकी को बचाने के लिए जमीन से एक पत्थर उठा के हारूना के सर पे मार देता है, जिससे हारूना वहीं मर गई थी। अब ये देख के सभी लड़कियां काफी घबरा जाती हैं। तब कज़ुकी चियाकी के पास आती है ताकि उसे हील कर सके, मगर चियाकी का खून काफी ज्यादा बह रहा था। तब कज़ुकी चियाकी को टेंट में ले जाती है और उसकी केयर करने लगती है। अब सुबह हो जाती है तो चियाकी टीचर के बारे में पूछती है, जिसपे कज़ुकी उसे बताती है कि टीचर सारी रात से गायब है। अब चियाकी कज़ुकी से टीचर की मदद करने को बोलती है। जब कज़ुकी बाहर जाके देखती है तो टीचर एक खड्डा खोद रहा था ताकि वो मरी हुई लड़कियों को उसमें डाल सके। तब वो कज़ुकी को सभी कुछ बताता है कि पहले तो उस लड़की को उसकी कब्र में डालने लगा था, मगर भूख की वजह से वो खुद को रोक नहीं पाया और फिर उसका मीट खाने लगा, और ऐसा करते हुए चियाकी ने उसे देख लिया और इसीलिए टीचर को अपना आप बहुत ही बेकार लग रहा था, क्योंकि वो अब खुद को इंसान कहलाने के काबिल ही नहीं समझता था। और यही वजह थी कि वो अब खुद भी मरना चाहता था, क्योंकि चियाकी ने उस वक्त उसे उसकी सबसे वर्स्ट कंडीशन में देखा था और इसीलिए अब वो जिंदा नहीं रहना चाहता था।
अब ये बात करते हुए टीचर को वॉमिट आता है और वो जमीन पे गिर जाता है। तब कजुकी देखती है कि उसकी सारी बॉडी इन्फेक्टेड है। कजुकी समझ गई थी कि वो लड़की जिसके मीट को टीचर ने खाया है दरअसल उसकी बॉडी में इन्फेक्टेड बाउंड्स थे और अब इसीलिए टीचर और वो तीनों लड़कियां भी जिन्होंने उस लड़की का मीट खाया था ये सब भुगत रहे हैं। वो तीनों तो फूड पॉइजनिंग की वजह से मर गई थी, मगर अब टीचर की हालत भी काफी खराब थी। ये देख के कजुकी एक लेटर लिखने का सोचती है और फिर वो पत्थर पे कुछ लिखने लगती है। साथ ही वो लेटर लिख के एक बॉक्स में रखती है और फिर उससे खड्डा खोद के जमीन के अंदर दबा देती है। अब जब वो वहाँ से जाने लगती है तो जमीन पे गिर जाती है। अगली सुबह वहाँ पे रेस्क्यू टीम आ गई थी। जब वो चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि टीचर भी मर चुका है, लेकिन कजुकी अभी भी जिंदा है। अब रेस्क्यू टीम कजुकी को हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ पर वो उसे अगले 3 साल तक एक AI रोबोटिक सिस्टम के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए रखते हैं। अब इधर यूजी अपने मिशन में फेल होने के कारण टर्मिनेट कर दिया जाता है और उसे एक एजेंट ने अब कमरे में बंद कर दिया था, जहाँ उसे एक फेमिलियर वॉइस सुनाई देती है। तभी जमीन में से स्टोरेज पिलर्स निकलते हैं और एक स्क्रीन पर कजुकी की तस्वीर दिखाई देती है, जिसे देख के यूजी हैरान रह गया था, क्योंकि उसके ख्याल में तो उसकी बहन सालों पहले मर चुकी थी। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि टीवी पर ये दिखाया जा रहा था कि यूजी ने बहुत सारे बेगुनाह लोगों की जान ली है। अब ये सुन के उसके अपार्टमेंट में मौजूद वो सभी लड़कियां हैरान हो जाती हैं। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल आती है और बताती है कि फंडिंग ना होने की वजह से उन्हें स्कूल को बंद करना होगा। अब तभी उनमें से एक लड़की यूजी की वार्डरोब के बारे में बाकी लड़कियों को बताती है। जब वो वहाँ जाके देखती हैं तो उसकी वार्डरोब को देख के वो हैरान रह जाती है, क्योंकि वो काफी गंदी थी। तभी एक लड़की दीवार पे लिखा हुआ यूजी का वो मैसेज पढ़ती है, जिसमें उसने बताया था कि उसने बहुत सारे बेगुनाह लोगों की जान ली है और इसीलिए वो बहुत बुरा फील करता है, यानी गिल्टी है। दरअसल यूजी को लगता था कि चंद लोगों की जान बचाने के बाद अब उसका इस दुनिया में आने का मकसद पूरा हो गया है और अब उसे मर जाना चाहिए। अब उन गर्ल्स का स्कूल में आखिरी दिन था और वो यूजी को काफी ज्यादा मिस कर रही थी। तभी वो डिसाइड करती है कि वो यूजी को अकेला नहीं छोड़ेंगी और उसकी मदद करेंगी। अब इधर यूजी जहाँ कैद था वहाँ पर कजुकी भी कैद थी। वो उसे बताती है कि साइंटिस्ट ने उसके ब्रेन पर $100 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं और उसकी बॉडी अभी रिकवर नहीं हो सकती, लेकिन उसका ब्रेन एक सुपर कंप्यूटर के साथ लिंक होने की वजह से बहुत तेजी से काम कर सकता है। अब कजुकी की ये बात सुन के यूजी को यकीन नहीं आता कि वो उसकी बहन है, तो ये जानने के लिए उसकी फेवरेट हॉबी के बारे में पूछता है, जिसपे कजुकी उसे बताती है कि मेरी फेवरेट हॉबी तुम्हारे साथ खेलना है। अब कजुकी का ये जवाब सुन के यूजी समझ आता है कि वो असल में अपनी बहन कजुकी से ही बात कर रहा है। इसके बाद वो कजुकी से मिलने के बारे में पूछता है तो कजुकी उसे बताती है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो मजीद उसे बताती है कि रे ने एक न्यूक्लियर बॉम्ब क्रिएट किया है जो 3 किलोमीटर तक के आसपास की सिटीज को आसानी से तबाह कर सकता है। इसका मतलब था कि उस बॉम्ब में पूरे जापान को तबाह करने की ताकत थी। अब तक कजुकी यूजी से पूछती है कि क्या वो अपने मुल्क के लिए अपनी जान दे सकता है। ये सुनकर यूजी थोड़ा हैरान होता है कि आखिर इस बारे में कजुकी उससे क्यों पूछ रही है। तब कजुकी उसे बताती है कि रे सिर्फ एक शर्त पे उस बॉम्ब को जापान पे नहीं गिराएगा कि अगर यूजी कजामी अपनी बॉडी को रे को सेक्रीफाइस कर दे। अब ये सुन के यूजी कजुकी से पूछता है कि उसे ये सब कैसे पता चला, तो कजुकी उसे बताती है कि वो अपनी सुपर पावर के जरिए पूरी दुनिया में होने वाली कम्युनिकेशंस को सुन सकती है। अब ये सब जानने के बाद यूजी सवाल करता है कि आखिर रे को उसकी बॉडी ही क्यों चाहिए। तब कजुकी उसे बताती है कि रे ने अपने सारे सोल्जर्स को, जिनमें यूजी भी शामिल था, ट्रेनिंग देते समय एक बहुत ही पावरफुल ड्रग दिया था और उसके 15 सोल्जर्स में से सिर्फ यूजी ही 2 साल पूरे होने तक सरवाइव कर पाया। इसलिए यूजी उन सब में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और यूजी ही वो पर्सन है जो रे के न्यूक्लियर बॉम्ब की तबाही से पूरी दुनिया को बचा सकता है। रे की ऑर्गेनाइजेशन का नाम फिनाटोस था और कजुकी वहीं से बात कर रही थी। अब इधर स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को एक अबैंडन शिप रहने के लिए मिल गया था और जब वो वहाँ बैठी हुई थी तो उनमें से एक को फिनाटोस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कॉल आती है और एक लड़की कॉल उठाने वाली लड़की को बताती है कि वो यूजी को ढूंढने में और उसे बचाने में उन लड़कियों की मदद कर सकती है। तब अमाने सोचती है कि उसने ये आवाज पहले भी कहीं सुनी हुई है, मगर वो ये याद ही नहीं कर पा रही थी कि उसने ये आवाज कहाँ सुनी। अब इधर ट्रेविस रे से पूछता है कि एक पुराने एजेंट को ढूंढने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत क्यों की जा रही है, यानी वो यूजी की बात कर रहा था। तब रे उसे बताता है कि हमारा कोई भी सोल्जर यूजी जितना पावरफुल नहीं बन पाया, यहाँ तक कि वो क्लोन भी ना चाहते हुए हमें बनाना पड़ा और हमारे पास उसका मुकम्मल जेनेटिक कोड भी नहीं है। अब इधर फिनाटोस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दोबारा उन गर्ल्स को कॉल आती है और उन्हें बताया जाता है कि उन्हें यूजी को बचाने के लिए $100 मिलियन इकट्ठे करने होंगे। इसके बाद कजुकी उन्हें बैंक अकाउंट खोलने को भी बोलती है। उनमें से एक लड़की स्नाइपिंग की प्रैक्टिस करने लगती है, जबकि अमा ने सिटी की हर रोड पर गाड़ी चला के मैप को याद रखने की कोशिश करती है। अब कुछ दिनों बाद उनकी एक साथी
ही उनसे मिलने आती है और उन्हें बताती है कि किस तरह उसने इल्लीगल काम के जरिए कितना सारा पैसा इकट्ठा किया और फिर एक यार्ड खरीद के उसे एक लड़की को बेच दिया। दरअसल वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जेबी ही थी जिसने वो यार्ड खरीदी थी। अब इन गर्ल्स का ये सारा प्लान यूजी को बचाने के लिए था। इसके बाद हम देखते हैं कि जेबी बीच पर आराम कर रही थी, तभी उसे मैसेज रिसीव होता है कि यूजी की सेहत दिन ब दिन डाउन हो रही है। दूसरी तरफ यूजी को 3 दिन के लिए जेल में बिल्कुल अलहदा रखा गया था और उसे कुछ भी खाने पीने को नहीं दिया गया था। अब 3 दिन बाद यूजी को एक और जगह ले जाया जाना था। अब इस पूरे टाइम में यूजी सिर्फ असाको को ही याद कर रहा था। इधर उन सभी गर्ल्स का प्लान पूरी तरह तैयार था, यानी पहली लड़की ने एक होटल के सबसे ऊपर वाले रूम को बुक करवा लिया था ताकि जब यूजी की गाड़ी वहां से गुजरे तो वो अपने स्नाइपर गन का इस्तेमाल करके आसानी से उन गाड़ियों को हिट कर सके। जबकि अमाने को कजुकी ने बिल्डिंग के नीचे एक बुलेट प्रूफ ट्रक के साथ रुकने को बोला था, जबकि तीसरी लड़की ने बहुत सारे एक्सप्लोजन्स और बॉम्ब तैयार कर लिए थे। इधर चौथी लड़की को कजुकी ने अपनी वाइस लीडर बनाया था क्योंकि उसे डर था कि वो किसी भी वक्त इरेज हो जाएगी और इसके बाद उसके 6 बैकअप प्लान्स को वही लड़की बाकी सभी लड़कियों को बताएगी। अब इधर यूजी को ले जाने का वक्त करीब आ गया था, तब एक ऑफिसर उसे वहाँ से बाहर ले जाता है और फिर 3 गाड़ियाँ इकट्ठे ही वहाँ से निकल पड़ती हैं। उनमें से किसी एक गाड़ी में यूजी भी था। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि मिली किसी होटल के बाथरूम में एक पुलिस वाले का यूनिफॉर्म उतरवा रही थी और फिर वो उसके फेस पे एक पंच मार के वो यूनिफॉर्म खुद पहन लेती है और वहाँ से बाहर आ जाती है। अब सीन वापस होटल के रूम पे आता है जहाँ पे वो लड़की उन तीनों गाड़ियों को टारगेट पे लिए हुए थी, मगर तभी वहाँ पर एक और गाड़ी आती है और उन तीनों पे फायरिंग करने लगती है। दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि ट्रेविस था जो रे का साथी था। अब ट्रेविस यूजी को अपनी गाड़ी में बिठा लेता है और उसकी रिस्ट पे एक टाइमर बॉम्ब लगा देता है। वो यूजी को बताता है कि उस टाइमर बॉम्ब की चाबी रे के पास है और इसीलिए यूजी को वो चाबी लेने के लिए रे के पास जाना ही होगा। अब इधर होटल में बैठी वो लड़की एक टेस्ट शूट करती है और फिर उन सभी गाड़ियों पे फायरिंग करने लगती है, जिससे उन सभी गाड़ियों के इंजन नकारा हो गए थे और वो रुक गई थी। तभी वहाँ पर बहुत सारे एक्सप्लोजन्स होते हैं जिससे हर तरफ धुआं ही धुआं हो गया था। इस सब के दौरान वहाँ पर यूजी के एक और साथी आ गई थी और साथ ही अमाने भी अपना ट्रक वहाँ ले आई थी। अब वो यूजी को अपने साथ ले जाने लगती हैं, लेकिन तभी वहाँ पर रे के और बंदे भी आ जाते हैं जिनको यूजी की साथी और अमाने ने एक्सप्लोजन्स के जरिए मार दिया था। इसके बाद अब अमाने को दोबारा से कजुकी की कॉल आती है और अमाने एक बार फिर से सोचने लगती है कि उसने ये आवाज किधर सुनी है, मगर अब कजुकी उसे बताती है कि बहुत जल्द पिनाटो सिस्टम उसे इरेज कर देगा। अब ट्रेविस रे को कॉल करके बताता है कि उसकी दी हुई गाड़ी तबाह हो गई है और इसके लिए वो उससे माफी मांगता है, मगर रे इस बात से खुश था कि ट्रेविस ने वो घड़ी यूजी को पहना दी थी, इसलिए वो अपने गाड़ी के तबाह होने पर ट्रेविस को कुछ भी नहीं कहता। अब सीन वापस अमाने की गाड़ी पे आता है। वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है और उनकी गाड़ी पे फायरिंग करने लगता है। गाड़ी जो कि बहुत तेजी से चल रही थी और इसी कारण एक लड़की गाड़ी से गिरने लगती है तो यूजी उसे पकड़ लेता है और साथ ही अपनी हार्ट बीट को भी मेंटेन रखता है। दरअसल अगर यूजी की हार्ट बीट तेज होगी तो उसके साथ वो रिस्ट वॉच भी तेज हो जाएगी, जिसका मतलब था कि बॉम्ब जल्दी फट जाएगा, मगर यूजी ऐसा नहीं होने देता। अब वो सभी लड़कियां यूजी के ऊपर गिर जाती हैं ताकि हेलीकॉप्टर की फायरिंग से यूजी को कुछ भी ना हो, मगर तभी वहाँ पर एक और हेलीकॉप्टर आ जाता है जिसमें मिली बैठी हुई थी और वो मिसाइल्स लॉन्च करके उस दूसरे हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय कर देती है। अभी तो जेबी भी फिनाटो सिस्टम में पहुंच गई थी, तभी उसके सामने एक डिवाइस आती है जिसमें कजुकी की बॉडी थी। अब कजुकी का ब्रेन एक्टिव हो गया था, जिसका मतलब था कि उसको होश आ गया है। इसके बाद कजुकी जेबी के साथ उसकी शिप की तरफ जाने लगती है। उधर अमाने ने अपनी गाड़ी की स्पीड काफी तेज कर दी थी क्योंकि टनल की दूसरी तरफ समुद्र था जिसमें अमाने को अपनी गाड़ी जंप करनी थी ताकि वो जेबी की शिप पे लैंड कर सके, और ऐसा ही होता है। अमाने जेबी की शिप पे लैंड करने में कामयाब हो गई थी और इस सब के दौरान यूजी ने अपनी हार्ट बीट को मेंटेन रखे हुआ था। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ी सबमरीन आ जाती है जिसका दरवाजा खुलता है और कजुकी बाहर आती है, जिसे देख के अमाने का मुंह खुले का खुला रह गया था। तब कजुकी उसे बताती है कि उसने उससे प्रॉमिस किया था कि एक दिन वो मिलेंगी। अब अमाने ये सुन के कजुकी को गले लगा लेती है। अब इधर यूजी को भी होश आ गया था और वो वहाँ बैठे एक ऑफिसर से बात करने की कोशिश कर रहा था, मगर तभी वहाँ पर ब्लू बालों वाली एक लड़की आती है जो ऑफिसर को बताती है कि उसे कजुकी बुला रही है। अब तब जब वो ऑफिसर वहाँ से चला जाता है तो ब्लू बालों वाली लड़की यूजी से बात करने लगती है और उसे बताती है कि उसका नाम जोई ग्राहम है। तब वो यूजी से पूछती है कि क्या उसे उसका नाम सुन के कुछ याद आया, जिस पर यूजी उसे कहता है कि उसे उसका नाम सुन के कुछ भी याद नहीं आया। तब जोई अपनी गन निकाल लेती है और यूजी पे पॉइंट करते हुए बताती है कि एक लड़की जिसका रोड एक्सीडेंट हो गया था और उसे हॉस्पिटल ले जाते हुए उसके शौहर ने बचाने की कोशिश की थी, मगर फिर उसी लड़की ने उसके शौहर को मार के उसकी गाड़ी को भी जला दिया ताकि सारे सबूत मिट जाएं, और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि यूजी ही था। इसका मतलब था कि यूजी ने एक लड़की का रूप धार के जोई के शौहर को मारा था और अब जोई इस बात का बदला लेने के लिए यूजी को मारना चाहती थी। तभी यूजी जोई से कुछ वक्त की मोहलत मांगता है और बताता है कि वो अपना मिशन कंप्लीट करने के बाद उसके पास वापस आएगा,
क्योंकि वो जानता था कि एक दिन उन सभी लोगों की जान की कीमत यूजी को चुकानी होगी जिन्हें उसने अपने मुख्तलिफ मिशंस के दौरान मारा है। तब जोई अपनी गन नीचे कर लेती है और यूजी से कहती है कि रे को मारने से बहुत से मासूम लोगों की जान बच जाएगी और इसीलिए वो यूजी को कुछ वक्त की मोहलत दे रही है, मगर वो अपना बदला यूजी से जरूर लेगी। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि कज़ुकी प्रिंसिपल को बताती है कि ये पूरी सबमरीन अब उनके स्कूल का हिस्सा होगी और यूजी का आइलैंड भी। तभी वहाँ पर यूजी भी आ जाता है और उस आइलैंड के बारे में पूछने लगता है, तो कज़ुकी उसे बताती है कि असाको ने मरने से पहले उस आइलैंड को यूजी के लिए लिया था, लेकिन उसने यूजी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। तब कज़ुकी यूजी से कहती है कि क्या उसे कुछ और पूछना है, जिस पर यूजी उसे एक थप्पड़ मारता है और कहता है कि मुझे तुम्हें गले लगाना है। इसके बाद यूजी कज़ुकी को गले लगा लेता है और अपने साथ ले जाता है। दरअसल यूजी कज़ुकी से इतने सालों उसे खुद से दूर रखने पे नाराज था और इसीलिए जब मिली यूजी की तरफ भागती हुई आती है तो यूजी गलती से उसके मुंह पे पंच मार देता है। तब अमाने यूजी से ऐसा करने की वजह पूछती है तो यूजी बताता है कि उसने गलती से मिली के फेस पे हिट कर दिया। दरअसल यूजी उस वक्त कज़ुकी के बारे में सोच के काफी इमोशनल हो रहा था। इसके बाद वो वहाँ मौजूद उन सभी गर्ल्स को बताता है कि वो रे से फाइट करने के लिए जा रहा है और वो उनके लिए जरूर वापस आएगा। अब जेबी यूजी को रे से फाइट करने से मना करती है और बताती है कि उसे असाको भी नहीं हरा पाई थी और जब वो उसे मारने ही वाली थी तब रे ने उसे इतना ज्यादा जख्मी कर दिया था कि वो उसी जख्म की वजह से बाद में मर गई। तब यूजी बोलता है कि वो इसी बात का बदला लेने के लिए रे को मारना चाहता है। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। अब सभी गर्ल्स यूजी को मिली के हेलीकॉप्टर में वहाँ से जाते हुए देखने लगती हैं। उधर हेलीकॉप्टर में मिली यूजी से ये सब करने की वजह पूछती है तो यूजी उसे बताता है कि अगर मैं ये सब नहीं करूँगा तो मैं कुछ भी चेंज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे बुराई को खत्म करने के लिए खुद बुरा बनना पड़ा और अब इसी बुराई को खत्म करने के लिए मैं ओस्लो को मारना चाहता हूँ और अब इसी बुराई को खत्म करने के लिए मैं रे को मारना चाहता हूँ। अब तभी यूजी नोटिस करता है कि रे की नेवल बेस के बाहर उसका एक गार्ड सिगरेट पी रहा है। तब यूजी सोचता है कि इस गार्ड को नहीं मालूम कि वह एक ऐसी बुराई का हिस्सा है जिससे बहुत से मासूम लोगों की जान ली है। अब यूजी उस शिप में एंटर हो जाता है और रे के उस गार्ड की जान ले लेता है। साथ ही वहाँ बहुत सारे एक्सप्लोजन स्टार्ट हो जाते हैं। अब इधर कज़ुकी जेबी को बताती है कि फिनाटोस सिस्टम को ओस्लो के हाथ लगने से पहले ही उन्हें खत्म करना होगा और इसके लिए उन्हें उसकी केबल को काटना होगा। तब उन सभी गर्ल्स को थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद वो केबल मिल जाती है और वो अपनी एक साथी को उस केबल को काटने के लिए भेज देती हैं। अब इधर यूजी शिप के अंदर चला गया था जिस पर सभी गार्ड्स यूजी पे फायरिंग करने लगते हैं, मगर यूजी खुद को उन सभी के अटैक से बचाते हुए उनको एक एक करके मार रहा था और फिर उनकी बॉडीज को अपने आगे करके बाद में होने वाले हमलों से भी खुद को बचा रहा था। अब रे को भी पता चल गया था कि यूजी उसके बंदों को एक एक करके मार रहा है। तब ट्रेविस रे को प्रॉमिस करता है कि वो यूजी को जिंदा पकड़ के वापस लाएगा। अब रे खुद से बात करते हुए कहता है कि यूजी जल्दी आ जाओ क्योंकि कोई लड़की तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये कहते हुए वो असाको की स्वर्ड की तरफ देख रहा था, जिसका मतलब था कि वो असाको की स्वर्ड को ही लड़की कह रहा है। अब इधर जब ट्रेविस नीचे बेसमेंट में जा रहा था तो वो देखता है कि हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है और यूजी जैसे छोटे बच्चे ने उसके सभी कमांडर्स को मार दिया था। तब ट्रेविस किसी से भी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था। अब उसे यूजी की आवाज आती है जो कहता है कि अपनी गन नीचे रख दो, मगर ट्रेविस उसकी बात नहीं मानता और इधर उधर गोलियां चलाने लगता है। तब उसे एक बॉडी नजर आती है और वो समझता है कि ये बॉडी यूजी की है और वो उस पर भी गोलियां चलाने लगता है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि वो तो उसके अपने कमांडर की डेड बॉडी है। अब तभी यूजी एकदम पीछे से आता है और ट्रेविस की कमर में एक चाकू घोंप देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि अपनी गन नीचे रख दो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तभी ट्रेविस को रे की कॉल आती है जिससे यूजी उठाता है और बताता है कि मैं अपना बदला लेने के लिए वापस आ रहा हूँ। रे समझ गया था कि यूजी ने उसके सभी कमांडर्स को मार दिया है। तब रे अपनी बनाई हुई यूजी की कॉपी को यूजी को पकड़ने के लिए वहां भेजता है। अब इधर फिनाटो सिस्टम को तबाह करने के बाद कज़ुकी अमाने को बताती है कि इसके बाद वो पैराडाइज आइलैंड वापस चले जाएंगे और अगर अमाने को यूजी के पास्ट से कोई भी मसला है तो वो उनके साथ ना जाए बल्कि जापान ही रुक जाए, क्योंकि अगर वो एक मर्तबा अपने आइलैंड वापस चले गए तो जापान में कभी भी वापस नहीं आ पाएंगे। जिस पर अमाने कज़ुकी को बताती है कि यूजी अगर उदास होता है तो मैं भी उसके लिए उदास होती हूँ और मुझे यूजी के पास्ट से कोई भी मसला नहीं है, इसलिए मैं तुम दोनों के साथ तुम्हारे आइलैंड ही जाना चाहूंगी। अब इधर यूजी का क्लोन यूजी को पकड़ने के लिए उसके सामने खड़ा था, जिस पर यूजी उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तो यूजी का क्लोन उससे बताता है कि मैं तुम्हारा भाई डोपोंट हूँ और तुम्हारे ही जीन से बनाया गया हूँ, लेकिन मेरी आंखें और बालों का कलर मेरी बहन यानी कज़ुकी से लिया गया है। तभी डोपोंट यूजी की तरफ एक बोतल फेंकता है और उसे कहता है कि ये पी लो, जिस पे यूजी उसे मना करता है तो डोपोंट उसे बुरा भला कहने लगता है और कहता है कि तुम जैसे लोगों को सोसाइटी पसंद ही नहीं करती, मगर यूजी उस बोतल को फिर भी हाथ नहीं लगाता बल्कि उसे दूर फेंकता है, जिस पे डोपोंट को गुस्सा आता है और वो यूजी की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है।
जिस पर यूजी भी अब खुद को उसके अटैक से बचाते हुए उल्टा उस पर अटैक करता है, मगर डोपॉन्ट उसे एक इंजेक्शन लगा देता है, जिससे अब यूजी की बॉडी में काफी ज्यादा पावर आ गई थी और वो डोपॉन्ट से और तेजी से लड़ने लगा था। अब डोपॉन्ट यूजी को जख्मी करते हुए उस पर फायरिंग करने लगता है, जिसपे यूजी अपनी गन को दूर फेंकता है और अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक के जरिए डोपॉन्ट के अटैक्स को डॉज करने लगता है और फिर उसी की गन से उसे फायर करके जख्मी कर देता है, जिस पर डोपॉन्ट अब जमीन पे गिर गया था और वो यूजी से माफी मांगने लगता है। अब यूजी को उस पर रहम आता है, मगर इसी बात का फायदा उठा के डोपॉन्ट खुद को इंजेक्ट करता है और दोबारा से यूजी से लड़ने लगता है। अब इससे पहले कि यूजी उसे मारता, वो यूजी को धिक्का देता है, जिससे यूजी समझ गया था कि अब डोपॉन्ट उस पर भारी पड़ने लगा है। तब वो दोनों अपनी नाइफ से एक बार फिर से एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं। तब यूजी आसमान पे चमकते हुए सितारों को देख के सोचता है कि असाको ने मरने से पहले इन्हीं सितारों को देखा होगा। अब डोपॉन्ट से लड़ते हुए यूजी काफी ज्यादा जख्मी हो गया था और काफी सारा खून बहने के कारण वो जमीन पे गिर जाता है। तब उसे याद आता है कि असाको ने उसे कहा था कि तुम्हें खुद के लिए लड़ना होगा और जिंदा रहना होगा। इस बात से यूजी को हौसला होता है और वो एक बार फिर से खड़ा हो जाता है। तब डोपॉन्ट आगे बढ़ के उस पर दोबारा से अटैक करने लगता है, तो यूजी उसके अटैक को डॉज करते हुए अपना चाकू उसकी बॉडी में घुसा देता है, जिससे डोपॉन्ट की मौत हो गई थी। तब यूजी बोलता है कि नर्क में जाते हुए बता देना कि तुम्हें यूजी कजामी ने मारा है, शायद तुम पे रहम खाया जाए। इसके बाद यूजी रे के कमरे में जाता है, तो रे उसे देख के काफी खुश होता है, क्योंकि यूजी ने रे के सबसे महंगे एक्सपेरिमेंटल टॉय यानी डोपॉन्ट को मार दिया था और इसी कारण वो रे तक पहुंच पाया था। रे यूजी को बताता है कि डोपॉन्ट उसका ही भाई था, मगर यूजी रे को देख के और ज्यादा गुस्से में आ गया था और अब वो रे पे अटैक करने लगता है और कहता है कि मुझे तुम्हें मारने के लिए और कोई रीजन नहीं चाहिए। अब रे खुद को यूजी के अटैक से बचाते हुए उसे धिक्का देता है और कहता है कि तुम्हारे पास बम फटने से पहले सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं और अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो फिर तुम्हें मुझसे ये चाबी हासिल करना होगी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि उस बम को रोकने की चाबी रे ने अपने पास रखी हुई थी ताकि यूजी हर हाल में उसके पास आए। तभी रे अपनी स्वर्ड निकाल लेता है और यूजी को बताता है कि ये वही स्वर्ड थी जिसके जरिए असाको ने ट्रेविस के बड़े भाई को मारा था और अब मैं तुम्हारे ही मास्टर की स्वर्ड से तुम्हें भी मार दूंगा। ये कहते साथ ही रे यूजी पे हमला कर देता है, मगर यूजी एक टेबल को आगे करके खुद को बचा लेता है। अब रे का अटैक इतना ज्यादा शदीद था कि वो टेबल भी टूट गया था। तब रे यूजी से कहता है कि वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, वो अपनी फैमिली में बच जाने वाला आखिरी इंसान है और जो कोई भी उससे प्यार करता होगा वो उसे भी मार देगा। अब रे का अटैक इतना ज्यादा शदीद था कि यूजी की नाइफ उसके हाथ से गिर जाती है और यूजी को एकदम से चक्कर आने लगते हैं और इसी बात का फायदा उठा के रे अपनी स्वर्ड उसकी बॉडी में घुसा देता है। अब यूजी रे की स्वर्ड को अपनी बॉडी में और ज्यादा घुसा के रे के करीब हो गया था और इसी बात का फायदा उठा के उसने पास पड़े हुए पेन को रे की गर्दन में घुसा दिया था, जिससे रे की मौत हो जाती है। अब यूजी वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है, लेकिन तभी शिप पे काफी सारे एक्सप्लोजन होने लगते हैं। दरअसल यूजी बाहर निकलने का रास्ता ही भूल गया था, लेकिन वो उन गर्ल से किया हुआ अपना वादा पूरा करना चाहता था जिसके मुताबिक उसे वापस जाना था। तभी उसे असाको का इल्यूजन दिखाई देता है जो उसे कहता है कि यूजी यहाँ से बाहर जाओ। अब यूजी जैसे ही वहाँ से बाहर जाने लगता है तो एकदम काफी शदीद धमाका होता है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि 2 साल गुजर गए हैं। सभी गर्ल्स प्रिंसिपल के साथ काफी खुश हैं। प्रिंसिपल गर्ल्स को बताती है कि उनके स्कूल की बिल्डिंग बन गई है। ये सुनकर सभी गर्ल्स काफी खुश हो जाती हैं। अब दूसरी तरफ उनमें से एक लड़की के साथ कोई और नहीं बल्कि यूजी बैठा हुआ था और वो लड़की यूजी से काफी ज्यादा नाराज थी क्योंकि वो 1 साल के बाद वहाँ पर आया था। तब यूजी उसे बताता है कि उस हमले के बाद वो 9 महीने तक पैरालाइज रहा और उसे ठीक होने में इतना अरसा लग गया। तब वो लड़की यूजी के फेस को अपने हाथ में पकड़ती है और कहती है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी और तुम्हें हमारे लिए जिंदा रहना होगा। अब एक बार फिर से यूजी ये अल्फाज सुन के हैरान था क्योंकि यही अल्फाज उसे मरने से पहले असाको ने भी कहे थे। इसके बाद वो सभी अपनी स्कूल सेरेमनी के लिए पिक्चर लेने लगते हैं। तब अनामे सोचती है कि अगर उसे पूरी दुनिया से वहाँ से जाने के बदले काफी सारी ऑफर्स हों तो भी वो यूजी की बनाई हुई उस आइलैंड को कभी छोड़ के नहीं जाएगी। और इसके साथ ही ये एनिमे यहीं पर खत्म होता है।